गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी सबकी बहुत बेहतर चल रही होगी। चलिए तो आज की करंट अफेयर्स की क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज फर्स्ट इश्यूज क्या है हम लोगों के पास। भारत और सर्बिया दशक के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार को मौजूदा 320 मिलियन यूरो से 1 बिलियन यूरो तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, भारत और सर्बिया ने। तो देखते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उनके सर्बियाई समकक्ष यानी सर्बिया के राष्ट्रपति। तो कौन है सर्बिया के राष्ट्रपति? अलेक्जेंडर वुसिक। अलेक्जेंडर वुसिक इस लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए सहमत हुए हैं। कितना से कितना तक लक्ष्य किया गया है? 320 मिलियन यूरो। 320 मिलियन यूरो से 1 बिलियन यूरो तक। ठीक है, जो वर्तमान कितना तक है? अंत द्विपक्षीय व्यापार यानी दोनों देशों के बीच जो व्यापार है वो दशक के अंत तक 320 मिलियन यूरो से 1 बिलियन, बिलियन की बात की जा रही है, 1 बिलियन यूरो तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 7 जून से 9 जून तक सर्बिया की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पे थी। सर्बिया की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर। आप लोग को इससे पहले 4 जून से वो 7 जून तक कहाँ थी? 4 जून से 7 जून तक कहाँ थी? तो वो सूरीनाम गई। 3 दिन की वहाँ भी यात्रा थी। 3 दिन की दिवसीय यात्रा पर सूरीनाम गई थी। यानी 4 जून से अगर बोला जाए, 4 जून से लेकर 9 जून के बीच में, ठीक है, 4 जून से 9 जून की अगर बात की जाए तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा सूरीनाम की उन्होंने सबसे पहले यात्रा की। सूरीनाम और उसके बाद वो कहाँ गई? तो उसके बाद वो सर्बिया, सूरीनाम, उसके बाद सर्बिया की यात्रा की। ठीक है, और 9 जून की उनकी फिर भारत वापसी, 9 जून की उनकी भारत वापसी होनी थी। ओके, तो 3 दिन की उनकी कहाँ की यात्रा हो गई? 3 दिन की सूरीनाम की यात्रा थी और 3 दिन की उनको सर्बिया की यात्रा थी। टोटल वो 6 दिन की, 4 से 9 दिन की बीच में उन्होंने ये दोनों जगह पे यात्रा किया है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि उनकी यात्रा का, तो सबसे पहले वो सूरीनाम गई थी और उसके बाद सर्बिया गई थी। क्रम भी बहुत बार पूछ लेता है, ऐसा नहीं कि पहले सर्बिया फिर सूरीनाम गई थी, जहां पर उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया था। गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित भी किया गया उन्हें। ठीक है, और वहां पर ही उन्होंने क्या किया था? OCI दिया। किसे दिया था? इंडिया ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया किसे दिया गया था? तो सूरीनाम के जो लोग वहां रह रहे हैं, भारतीय लोग, वहां पर 150th सेलिब्रेशन किया गया था, है ना। 150वें साल जो उनके वहां का, मतलब एक गिरमिटिया मजदूर के तौर पर वहां रह रहे थे, तो उस चीज को वो लोग क्या किए कि 5 जून को लोग गए थे, तो 1873 में, तो उसे वो लोग सेलिब्रेट कर रहे थे और उसी सेलिब्रेशन में द्रौपदी मुर्मू भी वहां पहुंची हुई थी। ठीक है, चलिए, तो ये हो गई आपकी सूरीनाम की बात है। अब हम लोग सर्बिया पे हैं। तो उन्होंने 2 देशों की यात्रा की, सूरीनाम और सर्बिया की। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा सर्बिया के बारे में जान लेते हैं। सर्बिया के बारे में, यह दक्षिण पूर्व यूरोप में एक लैंडलॉक देश है। ये क्या है? दक्षिण पूर्व यूरोप में। मैप में दिख रहा है यहाँ पर, ये मैप में दिख रहा है आप लोग को सर्बिया मैप में दिख रहा है ना, सर्बिया, ये सर्बिया। ठीक है, यह क्या है? दक्षिण पूर्व यूरोप में एक लैंडलॉक देश है। यानी लैंडलॉक देश का मतलब क्या होता है कि चारों तरफ से यह स्थल से ही घिरा हुआ है। ठीक है, लैंडलॉक देश है। अब इसके थोड़ा देख लेते हैं और आगे। इसकी राजधानी कहाँ है? बेलग्रेड। इसकी राजधानी कहाँ है? बेलग्रेड इसकी राजधानी है, बेलग्रेड। ओके, इसकी मुद्रा सर्बियाई क्या दिनार है? सर्बियाई दिनार इसकी मुद्रा है। इसके प्रधानमंत्री एना ब्रेनाविक। ओके, प्रधानमंत्री एना ब्रेनाविक है प्रधानमंत्री। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये तो प्रधानमंत्री हो गए। इनके समकक्ष, अभी मैंने आपको बताया था, इनके समकक्ष, यानी आपको यहाँ पर दोनों नाम याद रखना है। सर्बिया में राष्ट्रपति का नाम भी ध्यान रखना है और प्रधानमंत्री का नाम भी ध्यान रखना है। और राष्ट्रपति कौन है इनके? अलेक्जेंडर वुसिक। अलेक्जेंडर वुसिक इनके राष्ट्रपति। ये वुसिक इनके अलेक्जेंडर वुसिक राष्ट्रपति हो गए। और एना ब्रेनाबेक, क्या नाम है? एना ब्रेनाबेक जो हो गए वो उनके प्रधानमंत्री हो गए। एना ब्रेनाविक, ये कौन है? ये यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। क्लियर? चलिए, ये बिल्कुल क्लियर हो गया। अब आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं सर्बिया को लेकर कि यह उत्तर में हंगरी और उत्तर पूर्व में रोमानिया के साथ भूमि साझा करता है। उत्तर में हंगरी है और उत्तर पूर्व में रोमानिया है। थोड़ा चल के देख लेते हैं। उत्तर में हंगरी है, ये हंगरी हो गई, उत्तर में हंगरी, और उत्तर पूर्व में ये हंगरी, और उत्तर पूर्व में रोमानिया के साथ ये सीमा साझा करता है।
ठीक है, रोमानिया के साथ। ये मैप में बिल्कुल ध्यान रखिएगा, कहाँ का हंगरी कहाँ है, रोमानिया कहाँ है और सर्बिया कहाँ है। ठीक है, चलिए इसके साथ थोड़ा सा और देख लेते हैं क्या है। यह बुल्गारिया के साथ दक्षिण पूर्व और उत्तर मैसेडोनिया के दक्षिण में सीमाओं को साझा करता है। बुल्गारिया के साथ भी है, पश्चिम में क्रोएशिया है और बोस्निया और हर्जेगोविना के साथ और दक्षिण पश्चिम में मॉन्टेनेग्रो के साथ भी भूमि की सीमा साझा करता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि थोड़ा सा कौन कौन है। ये देखिए यहाँ पर सर्बिया, क्रोएशिया है, इसके पश्चिम में क्रोएशिया है। ओके, पश्चिम में क्रोएशिया यहाँ हो गई। बोस्निया एंड हर्जेगोविना ये भी इसके साथ भी सीमा साझा कर रहा है। मॉन्टेनेग्रो के साथ भी सीमा साझा कर रहा है, मैसेडोनिया के साथ सीमा साझा कर रहा है, और ये बुल्गारिया हो गई, ये रोमानिया एंड हंगरी। तो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं कि कितने देशों के साथ ये सीमा साझा कर रहा है। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 कंट्रीज हो गए, 7 कंट्रीज हो गए, है ना। कौन कौन से हैं? रोमानिया, हंगरी, क्रोएशिया, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, मॉन्टेनेग्रो, मैसेडोनिया, बुल्गारिया, है ना, और क्रोएशिया। क्रोएशिया तो खैर है ही इस साइड हो गया बैक में। ठीक है, चलिए तो इतने देशों के साथ ये सीमा साझा करता है। क्लियर। और यहाँ पर सर्बिया के सूरीनाम के साथ 2-3 पॉइंट थी, उनको वहाँ वो गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। फिर उन्होंने 150 भी जो उनके वो सेलिब्रेट किए थे, है ना, गिरमटिया मजदूर, उनके सेलिब्रेशन को भी बोल सकते हैं कि एक वो भी जुड़ा रहेगा फैक्ट पे। और इसके साथ और क्या आ सकता है? सूरीनाम के साथ और भी कुछ है? नहीं, हाँ, उन्होंने एक दवाई की खेप भी भेंट की थी, करीब करीब 5.1 करोड़ का कुछ ऐसा हेल्प भी किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें सूरीनाम के साथ हो गई। और सर्बिया के साथ 320 मिलियन जो यूरो से लेकर के 1 बिलियन यूरो तक का उसका तक ले जाने का लक्ष्य जो है वो रखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कौन सा इशूज है? जम्मू और कश्मीर को राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में, यानी केंद्र शासित की अगर बात की जाए, केंद्र शासित प्रदेश में, यूटीज में बात की जाए, तो जम्मू कश्मीर जो है वो प्रथम श्रेणी पर है, प्रथम स्थान पर है। ठीक है, इस श्रेणी में प्रथम स्थान पर है। जम्मू और कश्मीर को किसमें? राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 22-23 में केंद्र शासित यूटीज में, ठीक है, इसमें पहले स्थान दिया गया है, पहला स्थान दिया गया है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग जम्मू कश्मीर को 2021, 2022 और 2023 में लगातार तीसरी बार यूटीज में पहला स्थान दिया गया है। ठीक है, लगातार 3 साल का अगर रिकॉर्ड आप देखेंगे तो लगातार 3 सालों में 21, 22, 23 में जम्मू कश्मीर जो है इस श्रेणी में लगातार बना हुआ है, यानी फर्स्ट पोजीशन पे, लेकिन यूटीज में, केंद्र शासित प्रदेश में है। ओके, चलिए अच्छा ठीक है, ये तो हो गई यहाँ पर कि ये खाद्य सुरक्षा सूचकांक में जम्मू जो है फिलहाल वहाँ पर एक फेस्टिवल जो है वो मैंने इसी सप्ताह आप लोग को बताया, वो काफ़ी चर्चित फेस्टिवल है। यहाँ तक कि उस फेस्टिवल के लिए उसको उसका राजधानी तक बोला जाता है। तो वो कौन सा फेस्टिवल है? याद है किसी को? अगर याद है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट में बताइएगा, कमेंट में बिल्कुल बताइएगा। बहुत ही चर्चित है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इश्यूज देख लेते हैं कौन सा है। हाँ, इसके साथ और कुछ फैक्ट जुड़े हुए हैं खाद्य सुरक्षा सूचकांक के साथ। खाद्य सुरक्षा आयुक्त कौन है? शकील उल रहमान ने केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया से क्या किया है? यह पुरस्कार उनको मिला है। जम्मू और कश्मीर ने भारत में ईट राइट मेला, ओके, ईट राइट मेला में क्या किया है? ईट राइट मेला में जिलों की अधिकतम संख्या के लिए भी पुरस्कार उन्हें ईट राइट मेला जिलों की अधिकतम संख्या के लिए प्रथम पुरस्कार भी जीता है। ओके, जिलों की अधिकतम संख्या के लिए भी। चलिए देख लेते हैं अब और क्या इश्यूज हैं इसमें। अब बात करते हैं, वो तो बात कर थी यूटीज में, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश में किसे प्रथम स्थान मिला है। अब हम देख लेते हैं बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पर कौन है खाद्य सुरक्षा के मामले में। तो बड़े राज्यों में केरल शीर्ष पर है, केरल शीर्ष में है बड़े राज्यों में, केरल शीर्ष पे है। उसके बाद पंजाब और फिर तमिलनाडु का आता है स्थान। उसके बाद पंजाब है और फिर तमिलनाडु है। छोटे राज्यों की अगर बात की जाए तो गोवा है छोटे राज्यों में, उसके बाद मणिपुर है और फिर सिक्किम है। ठीक है, गोवा है, मणिपुर है और सिक्किम है। तो उसको याद रखने का तरीका क्या है? फटाक यहाँ से क्या करना है, तुरंत यहाँ पर एक मैप खींच देना है। ठीक है, इसको याद रखने के लिए
गोवा को आपको यहाँ लोकेट कर देना है, गोवा। ये हो गई आपकी सिक्किम, यहाँ सिक्किम दिखाना है और यहाँ मणिपुर दिखाना है। ठीक है, जब ऐसे थोड़ा ध्यान ना रहे तो कुछ इस तरह से मैप के थ्रू ड्रॉ करके इसको कर लिया करें मैप में। ओके, अब जैसे यहाँ पर केरल है तो केरल कहाँ जाएगा, बिल्कुल केरल कहाँ जाएगा, केरल बिल्कुल यहाँ चला आएगा। ठीक है, अब है तमिलनाडु, यहाँ आ जाएगा, और बात करते हैं पंजाब की तो ये यहाँ आ जाएगा, है कि नहीं, पंजाब बिल्कुल ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से थोड़ा सा मैप बना करके ताकि याद हो जाए। केंद्र शासित प्रदेशों में देखें तो पहला स्थान किसका है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का है, दूसरा दिल्ली का है और तीसरा चंडीगढ़ का है, दूसरा दिल्ली और तीसरा चंडीगढ़ का है। चलिए अब आते हैं हम लोग अनदर इश्यूज पे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नंद बाबा दुग्ध मिशन जो है योजना शुरू की गई है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यहाँ पर यही बनेगा कि नंद बाबा दुग्ध मिशन जो है वो किस प्रदेश की सरकार के द्वारा है, किस प्रदेश की है, तो उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा है, उत्तर प्रदेश द्वारा नंद बाबा दुग्ध मिशन। चलिए, यूपी सरकार ने 1000 करोड़ रुपए के परिव्यय, कितना है, 1000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की है। ठीक है, नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना को शुरू किया है, कितना है, 1000 रुपए खर्च के साथ। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इससे किसानों को उनके दूध का उचित मूल्य प्राप्त करने और कृषि आधारित बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में मदद मिलेगी। किस लिए, तो दूध का एक तो उन्हें उचित मूल्य प्राप्त हो जाएगा और कृषि आधारित जो ढांचे हैं, क्योंकि बेसिकली क्या होते हैं, किसान तो अपने खेतों पे ही निर्भर हैं, तो अगर इससे अगर उन्हें फायदा मिलेगा तो अपने बुनियादी जो स्ट्रक्चर है खेती के लिए, जैसे कुछ पानी हो गई, खाद की व्यवस्था, वो भी मजबूत हो सकेगा। इसके साथ ही क्या है, उत्पादकों को जो गांव में ही दूध की सुविधा, दूध की जो बिक्री की सुविधा है, जैसे अभी क्या होता है गांव में जनरली जो है दूध बिक्री का साधन नहीं मिल पाता है ना, तो स्टॉक यहाँ, चलो दूध तो हो गया लेकिन उसे बिक्री कैसे किया जाए, ये एक समस्या है अभी। तो इस नंद बाबा दुग्ध मिशन से क्या होगा कि दूध की बिक्री की समस्या भी खत्म हो जाएगी, है ना। यानी बिक्री की सुविधा के लिए डेयरी किसान उत्पादक संगठन, किसका, डेयरी किसान उत्पादक संगठन, ठीक है, का गठन किया जाएगा, डेयरी किसान उत्पादन संगठन का गठन किया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए आपके नंद बाबा दुग्ध मिशन। इसके अनुसार और क्या है, थोड़ा सा देख लेते हैं। नंद बाबा दुग्ध मिशन का कार्यालय कहाँ है, गोमती नगर। गोमती नगर यानी कहाँ है, गोमती नगर आपका लखनऊ में है। ठीक है, यह गोमती नगर लखनऊ, लखनऊ में है गोमती नगर। नंद बाबा मिशन के लोगों के साथ एक डेयरी विकास पोर्टल भी जो है वो का भी अनावरण किया गया है, डेयरी विकास पोर्टल भी बना दिया जाएगा। यूपी भारत में दूध का अग्रणी उत्पादक है, उत्तर प्रदेश भारत में दूध का अग्रणी उत्पादक है, और यह इसका प्रोडक्शन कितना है, इसका प्रोडक्शन है करीब भारत में जितने भी मतलब दूध उत्पादन होते हैं उसमें यूपी का अगर प्रोडक्शन की बात की जाए तो करीब 18% है, अप्रॉक्स 18% है। ठीक है, चलिए हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। सरकार ने मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इंपैक्ट रिसर्च, क्या नाम है, मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च, ओके, रिसर्च लॉन्च किया है, मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च लॉन्च किया है। उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, माहिर का उद्देश्य क्या है, तो बिजली की क्षेत्र में, ठीक है, इस ध्यान रखिएगा, बिजली के क्षेत्र के लिए है। हो सकता है क्वेश्चन में कभी रक्षा क्षेत्र दे दे, है ना, कभी कुछ और दे दो, तो ध्यान रखिएगा जो माहिर है इसका संबंध है किससे, तो यह रक्षा क्षेत्र, बिजली क्षेत्र से संबंधित है। बिजली क्षेत्र में नवीनतम और उभरती प्रौद्योगिकी के स्वदेशी अनुसंधान विकास और प्रदर्शन का समर्थन करना है। ठीक है, इसके साथ और क्या है देख लेते हैं।
इस मिशन को ऊर्जा मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और विभिन्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वित्तीय संसाधनों के द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। मिशन के लिए अतिरिक्त धन केंद्र सरकार के बजटीय संसाधनों से जुटाया जाएगा। मिशन को शुरू में कब से कब तक, इस मिशन को शुरू में 2023 से इस मिशन को कब से, ध्यान रखिएगा मिशन कब से कब तक के लिए है, तो यह मिशन 2023 से 2028 तक यानी 5 साल की अवधि के लिए लॉन्च किया गया है। ओके, और इसमें कौन है, ऊर्जा मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और विभिन्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वित्तीय संसाधनों के द्वारा इसको वित्त पोषित किया जाएगा। एंड रेस्ट ऑफ, इसके अलावा जो धन होगी वो केंद्र सरकार जो है अपने बजट के से इसको मतलब मुहैया कराएगी। क्लियर, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं। भारत के सिद्धार्थ चौधरी ने दक्षिण कोरिया में अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की शॉट पुट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। तो किसने जीता है, भारत के कौन है, भारत के सिद्धार्थ चौधरी। आप इमेज देख ही रहे हैं, सिद्धार्थ चौधरी ने किसमें, दक्षिण कोरिया में, कहां पर, दक्षिण कोरिया में, और किसमें, अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की शॉट पुट स्पर्धा थी, शॉट पुट कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीता है। ओके, गोल्ड मेडल जीता है। 16 वर्षीय, अब इसके ये तो हो गए, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, सिद्धार्थ चौधरी की। इसके अलावा एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। 16 वर्षीय रेजो आना मलिक, कितनी है, 16 साल की है, मलिक हिना, ओके, मलिक हिना प्रतियोगिता में सबसे सफल भारतीय एथलीट रही हैं। सबसे सफल, अगर आपसे सवाल पूछता है कि इस एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सबसे सफल भारतीय एथलीट, तो किसका नाम आएगा, मलिक हिना का नाम आ जाएगा। ठीक है, उन्होंने क्या किया है, 400 मीटर दौड़ में 400 की रेस में व्यक्तिगत रूप से गोल्ड मेडल तो जीता ही है, व्यक्तिगत रूप से गोल्ड मेडल मिला है उनको व्यक्तिगत रूप से, और महिलाओं की 4x400 मीटर, ओके, इस रिले दौड़ में भी इस टीम को स्वर्ण पदक मिला है। इस टीम को क्या मिला है, स्वर्ण पदक मिला है। क्लियर, चलिए इसके साथ और क्या एडिशनल फैक्ट्स देखते हैं। 6 स्वर्ण, 7 रजत और 6 कांस्य पदकों के साथ भारतीय दल समग्र पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा है। तो कहने का मतलब है भारत की पोजीशन जो थी, भारत की पोजीशन जो है ना, वो किस पोजीशन पे थी, थर्ड। किसमें, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत जो है थर्ड पोजीशन पे रहा है, भारत थर्ड पोजीशन पे। इसका ध्यान रखिएगा, कितने गोल्ड हैं, तो 6 गोल्ड हैं, 7 सिल्वर हैं और फिर 6 ब्रॉन्ज हैं। जापान जो है, अब इसमें भारत तो थर्ड है, तो फिर शीर्ष पे कौन रहा है, तो जापान जो है, कुल कितने हैं, 23 पदक है जापान के पास, और यह शीर्ष पे रहा है। जापान जो है शीर्ष पर यही रहा है, शीर्ष पे फर्स्ट पोजीशन पे जापान था। ठीक है, आप यहाँ देख लेंगे कि कितने स्वर्ण है, कितने रजत और कितने कांस्य पदक मिले हैं। 14 स्वर्ण, 4 रजत और 5 कांस्य पदक मिले हैं। अब इसके बाद क्योंकि भारत की रैंकिंग थर्ड है, तो जापान फर्स्ट है एंड चीन आपके सेकंड पोजीशन पे है। चीन जो है वो दूसरा स्थान पे है, चीन दूसरे स्थान पर, इसके पास टोटल 19 पदक हैं, 11 गोल्ड, 5 सिल्वर एंड 3 ब्रॉन्ज। ठीक है, टोटल कितने हो गए, 19। भारत के पास कितने हो गए, 6 + 7 13 + 6 19 पदकों के साथ भारत जो है वह तीसरे स्थान पर है। भारतीय दल तीसरे स्थान पर है। ओके, हाँ ठीक है, भारतीय दल तीसरे स्थान पे, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए तो यहाँ ध्यान रखिएगा, भारत थर्ड, जापान फर्स्ट, चीन सेकंड। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। डीआरडीओ ने उड़ीसा तट से अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ठीक है, उड़ीसा तट से अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल, कहां से किया गया है, उड़ीसा तट से अग्नि प्राइम, उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम है ना,
एपीजे अब्दुल कलाम डीआरडीओ उड़ीसा के तट से यानी एपीजे अब्दुल कलाम व्हीलर द्वीप जो है बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा, ये इसकी रेंज कितनी है, 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर तक है, 1000 से 2000। अभी रिसेंटली क्या किया था इसने, अग्नि फर्स्ट को भी लॉन्च किया है, अग्नि 5 को भी, जो अग्नि 5 को भी लॉन्च किया उसकी रेंज कितनी है, 5000 किलोमीटर अग्नि 5 की। लेकिन अग्नि फर्स्ट से लेकर अग्नि 4 तक की जो रेंज है वो कितनी है, 700 से लेकर के 4000 किलोमीटर तक है। इसकी रेंज को ध्यान रखिएगा, अग्नि फर्स्ट से लेकर अग्नि 4 तक 700 टू 4000 किलोमीटर, बट अग्नि 5 की 5000 किलोमीटर है, और ये अग्नि प्राइम की कितनी है, 1000 से लेकर के 2000 किलोमीटर तक अग्नि प्राइम की है। क्लियर। अग्नि प्राइम को सबसे पहले 2021 में यानी 2021 में जून में लॉन्च किया गया था। उसके फिर 6 महीने के बाद फिर दिसंबर में अग्नि प्राइम को लॉन्च किया गया था। ठीक है, उसके बाद अक्टूबर 2022 में भी लॉन्च किया गया है, और अभी क्या है, फिर इसे यहाँ पे डीआरडीओ के द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए, अग्नि प्राइम एक परमाणु सक्षम नई पीढ़ी की मिसाइल है, या दो चरणों वाली मिसाइल है। ठीक है, कनिस्ट्रिक मिसाइल है। इसे रेल या सड़क मार्ग से लॉन्च किया जा सकता है, इसे रेल या सड़क मार्ग से लॉन्च किया जा सकता है, और परिचालन आवश्यकताओं के अनुसार ले जाया जा सकता है। इसका वजन कितना है, इसका वजन है अग्नि 3 मिसाइल से 50% कम, अग्नि 3 मिसाइल से 50% कम, और नए गाइडेंस और प्रदर्शन प्रणाली से लैस है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं हम लोग कुछ वन लाइनर फैक्ट्स हैं, उस पर देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। मिस वर्ल्ड 2023 का 71वां जो एडिशन है किस देश में किया जाएगा। ठीक है, मिस वर्ल्ड 2023 का 71st एडिशन किस देश में किया जाएगा। तो यह 27 साल बाद, अब 27 साल बाद नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये कहाँ होगा, भारत में होगा। तो यह 27 साल बाद कहाँ आयोजित किया जाएगा, यह 27 साल बाद मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन सबसे पहले इंपॉर्टेंट यह है कि यह भारत में किया जाएगा, भारत में किया जाएगा। ठीक है, दूरदर्शन की किस मशहूर न्यूज एंकर का निधन हो गया, न्यूज एंकर का निधन हो गया है, तो वो है गीतांजलि अय्यर। गीतांजलि अय्यर सबसे पहले जो इंग्लिश में एंकरिंग करती थी तो गीतांजलि अय्यर ही थी। ठीक है, इंग्लिश एंकर गीतांजलि अय्यर। ओके, ONGC राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण केंद्र शिलान्यास किस राज्य में किया गया है। ठीक है, तो यह है जम्मू कश्मीर। और आप लोगों को बताना भी है कि जम्मू में एक बहुत फेस्टिवल के रूप में कौन सा एक फेस्टिवल है जो भी इस वीक में सेलिब्रेट किया गया और काफी चर्चित भी है, उसको उसकी राजधानी भी बोल सकते हैं। विश्व प्रत्ययन दिवस यानी वर्ल्ड एक्रेडिशन डे 9 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। विश्व कप 2023 के क्वालिफायर्स मैच किस देश में खेले जाएंगे, तो यह जिम्बाब्वे में खेला जाएगा। ठीक है, विश्व कप कब की बात है, विश्व कप 2023 वर्ल्ड कप 2023 के क्वालिफायर्स मैच की बात की जा रही है, तो यह 18 जून से 9 जुलाई तक जिम्बाब्वे में खेला जाएगा, जिम्बाब्वे में। ओके, जिम्बाब्वे में खेला जाएगा। अच्छा, जिम्बाब्वे में कुछ इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट याद है जिम्बाब्वे का फैक्ट कुछ यहाँ पर एक फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है जो देश से बाहर जो है आईआईटी परिसर जो खोलने की बात की गई है, उसी जिम्बाब्वे के तंजानिया, याद है ना, जिम्बाब्वे तंजानिया। ठीक है, तो यही आईआईटी परिसर फर्स्ट टाइम जो देश से बाहर हो रहा है, तो जिम्बाब्वे में किया जा रहा है। और कहाँ, या जिम्बाब्वे याद रखें है, तंजानिया याद रखें, और दूसरा कहाँ है, अबू धाबी, और तीसरा कुआलालंपुर में होगा। नाउ प्रत्येक सिगरेट पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है, विश्व का पहला देश, तो कनाडा है। ये ना आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, मैं वेरी इंपॉर्टेंट तो नहीं बोलूंगी बट ये इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक सिगरेट पर स्वास्थ्य चेतावनी, तो इससे तो अच्छा है कि सिगरेट प्रोडक्शन ही बंद कर दो, है ना। चलिए, विश्व महासागर दिवस और विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहला शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने हैं ट्रेविस हेड, किसमें, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में। ठीक है, T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज कौन बने हैं, T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले
तीसरे गेंदबाज कौन बने हैं? सुनील नारायण, सुनील नारायण। ठीक है, ये तीसरे गेंदबाज बने हैं, तीसरे गेंदबाज हैं, तीसरे गेंदबाज। आपको इससे पहले के 2 गेंदबाजों के नाम बताने हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। ठीक है, देखते हैं कि आप में से कितने ऐसे हैं जो क्लास को काफी सेंसिटिव से देख रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले के 2 गेंदबाज के नाम बताएंगे और आपको 2 असाइनमेंट आज की डेट में मिली है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? भारत और किस देश के बीच पहला क्रू पोत शुरू किया गया है? क्रू पोत जो है शुरू किया गया है तो भारत और श्रीलंका के बीच में है। भारत और किस देश के बीच में? भारत और श्रीलंका के बीच में। यहां पर भारत के कहां से? चेन्नई, चेन्नई। ठीक है, क्या नाम है? MV इम्प्रेस। ओके, चलिए। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को। और अभी क्या मिला है? खाद्य सुरक्षा जो दिया गया है तो उसमें जम्मू कश्मीर को यूटीज में प्रथम स्थान पे रखा गया है। और अगर बड़े राज्यों की बात की जाए तो केरल है, छोटे राज्यों में गोवा है। बड़े राज्यों में कौन है फर्स्ट पे? केरल है, फिर पंजाब है, फिर तमिलनाडु है। और छोटे राज्यों में गोवा है, मणिपुर है, सिक्किम है। और अगर हम यूटीज की बात करें तो जम्मू कश्मीर फर्स्ट पोजीशन पे है, सेकंड पे दिल्ली है, देन आफ्टर चंडीगढ़ है। ठीक है, चलिए। डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार किस भारतीय मूल की वैज्ञानिक को दिया गया है? तो भारतीय मूल के वैज्ञानिक है ज्वायता गुप्ता, ज्वायता गुप्ता। वेरी इंपॉर्टेंट, डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान। ठीक है, ज्वायता गुप्ता, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। न्यूजीलैंड की पूर्व प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन को कौन सा सम्मान दिया गया है? ठीक है, न्यूजीलैंड की पूर्व प्रधानमंत्री, तो इनको कौन सा सम्मान? डैम ग्रैंड चैंपियनशिप। कौन सा दिया गया है? डैम ग्रैंड चैंपियनशिप। चलिए आते हैं अब हम लोग एमसीक्यूज पर। आज की फर्स्ट एमसीक्यूज कौन सी है? तेज ब्याज दरों में बढ़ोतरी के कारण विश्व बैंक ने वैश्विक आर्थिक विकास दर को, ठीक है, तेज ब्याज दरों में बढ़ोतरी के कारण। एक चीज ध्यान रखिएगा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे सपोज अब मैंने इश्यूज में नहीं दिया है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे डिटेल बहुत बताना नहीं होता है, तो मैं उसको क्या करती हूँ एमसीक्यूज फॉर्म में भी दे देती हूँ। तो इस स्टेटमेंट को भी ध्यान रखिएगा कि आपके स्टेटमेंट से जो क्वेश्चन बनते हैं तो क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ही, प्लस स्टेटमेंट को भी ध्यान रखिएगा यहाँ पर। ठीक है, तो तेज ब्याज दरों में बढ़ोतरी के कारण जो इंटरेस्ट रेट जो बढ़ रहा है तो उससे क्या नुकसान हो रहा है? तो विश्व बैंक ने वैश्विक आर्थिक विकास दर को क्या किया है? वैश्विक यानी ग्लोबल जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेट है ग्लोबली जो है उसको 3.1 से घटाकर कितना कर दिया है? उसको 3.1 से घटाकर कितना किया है? 2.7%, 2.3%, 2.1% एंड 1.7%। तो इसका राइट आंसर 2.1% हो जाएगा। एक चीज और देखिएगा, विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा, अजय बंगा। ठीक है, ये भारतीय मूल के हैं, अजय बंगा, इनको बनाया गया है अध्यक्ष विश्व बैंक का। ओके, विश्व बैंक का अध्यक्ष इनको बनाया गया है। तो क्या बोला है, क्यों इस तरह से रेट जो है कम क्यों घटाया गया है? क्योंकि तेज ब्याज दर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट रेट क्या हो गई है? बढ़ गई है, जिसके कारण वर्ल्ड बैंक ने वैश्विक आर्थिक विकास दर को बताया है कि ये घटकर इतना हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी राज्य सरकार डोर टू डोर कचरा संग्रह और पृथक्करण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या कर रही है? एक विशेष अभियान को शुरू की है। तो कौन सी वो राज्य सरकार है? देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, हरियाणा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा सरकार क्या की है? डोर टू डोर कचरा संग्रह और फिर पृथक्करण के बारे में जागरूकता, लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से ये अभियान को शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना को शुरू किया है? किस राज्य सरकार ने? तो उत्तर प्रदेश सरकार, बिहार सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश सरकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोयला और लिग्नाइट, ओके, कोयला और लिग्नाइट अन्वेषण योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो सही है? कोयला और लिग्नाइट देख लेते हैं। सरकार के द्वारा इसे 2027-28 तक जारी रखा गया है, तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। सरकार के द्वारा
सरकार के द्वारा यहाँ पर ये जो 2027-28 है रॉन्ग है, इसकी जगह होगा 2026 तक इसको रखा गया है। ठीक है, कोयला और लिग्नाइट का जो एक अन्वेषण योजना जो रखा गया है उसे 2026 तक जारी रखा गया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है आपका यह रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। इस योजना के तहत कोयला और लिग्नाइट की खोज जो है 2 चरणों में की जाती है। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, 2